हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी क्लास है, ये कब चलती है सर? ये हमारी क्लास रात्रि कब चलती है? रात्रि 8 बजे चलती है। और रात्रि 8 बजे मैं लेकर आता हूँ शानदार क्लास हिंदी की। किसके लिए सर लेकर आता हूँ? यूपी पुलिस वालों के लिए। जो यूपी पुलिस वाले हैं उनके लिए मैं रात्रि 8 बजे क्लास लेकर आता हूँ। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और इस क्लास को करिए। मैं एग्ज़ाम तक इस क्लास को करवाऊँगा, आपके साथ रहूँगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा मैं आपको ये क्लास करवाऊँगा, ठीक है? तो चलिए, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, ठीक है? चलिए, और आपको बता दूं कि हमारी हिंदी की 3 क्लासें चलती हैं। एक शाम को 5 बजे एसएससी जीडी के लिए हिंदी चला रहे हैं। एक रात्रि 8 बजे यूपी पुलिस के लिए हिंदी चलाता हूं, मैं क्लास लेकर आता हूं। और एक बेहतरीन क्लास में लेकर आता हूँ। कब? रात्रि 9 बजे, सबके लिए हिंदी। रात्रि 9 बजे मैं टॉपिक वाइज हिंदी करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज हिंदी। आप सभी जुड़िए, 7000 प्रश्न का एनालिसिस करवा रहा हूँ, आप वहाँ जुड़िए। टॉपिक वाइज हिंदी, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना हो, बीडीओ लेखपाल जूनियर असिस्टेंट, और स्पेशल ये क्लास रात्रि 9 बजे वाली टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन सभी यूपीएसआई, इन सभी को ध्यान में रखकर बनाई गई। आप सभी जुड़िए। प्रश्न उस क्लास से ही आएंगे, प्रश्न वहाँ से बाहर नहीं आएंगे। हिंदी के पूरे में पूरे नंबर चाहिए, तो जुड़िए रात्रि 9 बजे, ठीक है? और स्पेशल बैच भी, अगर स्पेशल पुलिस का पेपर देना है तो 8 बजे आइए, एसएससी जीडी का देना है 5 बजे आइए, लेकिन 5 और 8 के बाद भी रात्रि 9 बजे आपको वो क्लास करनी है। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है। क्या है सर पहला प्रश्न? देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अनहोनी होना होता है? कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अनहोनी होना? बताओ, क्या आप बता पाओगे कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अनहोनी होना? 1 मिनट, मैं इसकी थिकनेस कम कर दूं। बताओ, कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अनहोनी होना? क्या आप बता पाओगे? बताइए। तो सर मुहावरा है कौन सा? जल्दी बताओ, कौन सा विकल्प सही है? सर, अनहोनी होने का मतलब है मेढक को जुकाम होना। अनहोनी का मतलब क्या है? मेढक को जुकाम होना मतलब अनहोनी होना है। अच्छा सर, तो अनहोनी का मतलब है मेढक को जुकाम होना। हाँ, तो बताओ बात का धनी होना, इसका क्या मतलब है? बात का धनी होना मतलब अपनी बात का पक्का होना। अच्छा सर, तो बताओ फिर बाएं हाथ का खेल होना, इसका मतलब है सरल कार्य होना, है ना? कोई कहते हैं ना कि हमारे तो ये बाएं हाथ का खेल है, इसका मतलब है सरल कार्य होना। और अगला है एक और, सिर पैर की बात करना। सिर पैर की बात करने का अर्थ है, क्या अर्थ है सर? सिर पैर की बात करने का अर्थ है अपनी बात पर टिका ना होना, बात से मुकर जाना, पलट जाना, है ना? सिद्धांतहीन होना, कोई भी बात का कोई मतलब नहीं होना, अनर्थ बात करना जिसका कोई मतलब ना हो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए, हमारा बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए कि बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है।
यदि मैं बच्चा शब्द में पन प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या शब्द बनेगा सर? सर वो शब्द बनेगा बचपन। अच्छा मैं पूछूं, बचपन में कौन सी संज्ञा है? सर बचपन में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए, बताइए। एक और शानदार प्रश्न है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व अनुमान लगाने पर उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ जुल्म होता है। बताइए। आचार शब्द में अगर आप उसके पहले क्या लगा दो? कौन सा उपसर्ग लगा दो? आचार से पहले कौन सा उपसर्ग लग जाए कि उसका अर्थ जुल्म हो जाए? बताओ, बताइए। अगर आपको पता है तो बताइए। सर अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। सर तो आचार में लगाओ अति उपसर्ग लगा दो तो बनेगा अत्याचार, और अत्याचार का अर्थ होता है जुल्म। ठीक है, वो यही तो कह रहा है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म होगा? तो अतिचार। तो अति अगर आप जोड़ोगे आचार में तो अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, और जब अति इससे जुड़ गया तो इसका अर्थ हो गया अत्याचार भी होता है जुल्म। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप तैयार रहिएगा। चलिए बता दीजिए। एक और प्रश्न है, एक और जवाब हो जाए आपका। बताइए। बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। सर ये जो बुरा है ना, इसका भाववाचक संज्ञा बताइए। इसकी भाववाचक संज्ञा क्या है? सर बुरा से भाववाचक बनती है बुराई। जो विकल्प कहाँ है? सर विकल्प बी में है, बुरा से बुराई। जैसे लड़ा से लड़ाई है ना, लड़ना से भी लड़ाई भाववाचक। ठीक है, बुराईपन मत करना, बुरापन मत करना, ऑप्शन बी सही है। बुरा की भाववाचक संज्ञा होगी बुराई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मैं थिकनेस थोड़ी और कम कर दूं। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? बताइए कौन सा मूल शब्द है? तो मानसिक एक ये सर विशेषण है। हाँ, तो ये विशेषण किस शब्द से बना होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। मानसिक एक विशेषण है, तो ये विशेषण किस शब्द से बना है? सर मानस से बना है, सर मान से बना है, सर मानस से बना है, मनस से। तो आंसर सही होगा सी, ये मानस शब्द से बना है। मानसिक, मानस से क्या बना है? मानसिक विशेषण बना है, मानस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मानस एक संज्ञा है। मानस क्या है? मानस संज्ञा है, और मानसिक एक विशेषण है। चलिए, अगर आपको आते हैं प्रश्न तो बताइए। वीर शब्द का स्त्रीलिंग है। सर वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बनाइए स्त्रीलिंग। सर वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सर वीर का स्त्रीलिंग होता है ऑप्शन जो सी में लिखा है, वीर शब्द का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। वीरांगना, ठीक है, वीरांगना। अच्छा, सम्राट का स्त्रीलिंग बताओ। सम्राट का सम्राज्ञी। सम्राट का क्या होता है? सम्राज्ञी। स्त्रीलिंग भी होता है, और सम्राट का सम्राज्ञी विलोम शब्द भी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ध्यान रहे, ये टॉपिक मैं करवा चुका हूँ आपको। रात्रि 9 बजे आइए, टॉपिक वाइज हिंदी करवाता हूँ। तो
पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? सर पश्चिमी हिंदी ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। इसमें 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? सर पहली बोली है हरियाणवी, दूसरी कन्नौजी, तीसरी ब्रजभाषा, चौथी बुंदेली, 5वीं खड़ी बोली। तो सर कौन सी हिंदी नहीं है? सर ब्रजभाषा इसमें आती है, हाँ आती है। सर कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है। सर मगही नहीं आती। ये किसकी हिंदी है फिर? ये बोली कहाँ से निकली है? ये बिहारी हिंदी से निकली है। कहाँ से? बिहारी हिंदी से। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, पता है तो बताइए। अगर आपको पता है तो बताइए। बिमला से दिन में नहीं सोया जाता, यह वाक्य में वाच्य है। कौन सा वाच्य है? हमने बताया था ना, जहाँ नहीं लगा है वहाँ कौन सा वाच्य होगा? सर जहाँ नहीं लगा है ना वहाँ भाववाच्य होता है। अच्छा, हिंदी में वाच्य के कितने भेद होते? सर 3 भेद। कौन कौन से? सर कर्मवाच्य, सर पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। 3 वाच्य होते हैं हिंदी में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। बताइए। बहुत बढ़िया सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह है? जल्दी बताइए, कौन सा चिन्ह योजक है? सर जो विकल्प सी में लिखा है ये योजक चिन्ह है। अच्छा, विकल्प सी में योजक है, हाँ सही जवाब है। अच्छा बताओ फिर, तो विकल्प डी में कौन सा चिन्ह है? सर ये विस्मयादि बोधक है। कौन सा है? विस्मयादि बोधक। और सर जो बी में लिखा है ये अल्प विराम नहीं, ये अर्ध विराम है। कौन सा है? अर्ध विराम। अल्प विराम ऐसा होता है, ऐसा। अच्छा आप बताना, 122 होमवर्क मैंने दे दिया आपको होमवर्क दिया हमने। 122 के जो ए में लिखा है इन चिन्ह का नाम क्या है? सर्च करके बताना। क्लास ख़त्म हो जाए तब कमेंट करना, अभी नहीं। क्लास ख़त्म हो जाए बता देना सर 122 का, और ये चिन्ह बनाना, बोले इसका नाम हिंदी में ये है। ठीक है, मैं अंग्रेजी में बता दूं, इसको कॉलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम कॉलन है। आपको हिंदी में बताना है इसे क्या कहते हैं, जो ऑप्शन ए में लिखा है। वीडियो ख़त्म हो जाए ना फिर कमेंट करना। ये होमवर्क है, क्लास वर्क नहीं है। क्लास ख़त्म होने के बाद करना है। चलिए आगे चलते हैं। और हमारी अगला प्रश्न बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? अभी तक जो हमने प्रश्न करवाए थे ना पिछले मॉडल पेपर में, वह बहुवचन से था, आज एक वचन। तो हमेशा एक वचन में होता है, जिसका सर बहुवचन बनता ही नहीं है। अच्छा सर, आंख का बनता है क्या? हाँ, आंख का बन जाता है, आंखें, है ना। बाल भी बाल होते हैं सर, ये तो बहुवचन में अपने आप है बाल। अगर बहुवचन नहीं बनता है इसका बाल का, तो ये बहुवचन में होता है। अच्छा, आंसू का बहुवचन नहीं बनता, लेकिन आंसू बहुवचन में है, तो ये सर आंसू बहुवचन में है, बाल बहुवचन में है, आंखें एक वचन में है, लेकिन इसका बहुवचन बन जाएगा। यहाँ पूछ क्या रहा है कि सदैव एक वचन में हो, ना उसका बहुवचन बने ना वो बहुवचन में हो। तो सर जनता का कभी बहुवचन नहीं बनता, जनता हमेशा, देखो लगता तो है जनता बहुवचन है, क्यों सर इतनी जनता है तो बहुवचन होनी चाहिए, लेकिन जनता जो शब्द है ये एक वचन होता है, जनता होती है, और इसका बहुवचन नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कर देना जनते, जनता का बहुवचन जनते, नहीं, ये सदैव एक वचन में ही रहता है। जनता शब्द सदैव एक वचन में। अच्छा, सदैव बहुवचन में कौन रहते हैं? तो प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, ये सदैव बहुवचन में रहते हैं।
बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है और बताइए। हमारा अगला प्रश्न है और बताइए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो ये मुझे है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? सर ये तो पुरुषवाचक में आता है। हाँ, तो पुरुषवाचक 3 प्रकार के। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे का आंसर देने से पहले आपको बताओ सर्वनाम के कितने भेद? सर्वनाम के 6 भेद। कौन कौन से? सर पुरुषवाचक सर्वनाम, हाँ सर निश्चयवाचक सर्वनाम, सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद। अच्छा समझ आ गया, सर्वनाम के 6 भेद हैं। हाँ ठीक है, 6 भेद। तो उसमें से जो एक पुरुषवाचक है ना, उसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? सर पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, मध्यम पुरुष में आता है तुम और आप, और अन्य पुरुष में आता है वह है, यह, ये, वे। तो मैं और हम, तो मैं का हो जाता है मुझ, तो ये मैं और हम कहाँ आएगा सर? ये उत्तम पुरुष सर्वनाम में आएगा। कहाँ आएगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो मुझ भी कहाँ आएगा? सर ये तो उत्तम पुरुष का शब्द है मुझ। कहाँ का शब्द है? उत्तम पुरुष का। बहुत शानदार। बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बताइए सर कौन सा संयुक्त व्यंजन है? सर संयुक्त व्यंजन वह होता है जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बना हो। अच्छा, जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बना हो वह संयुक्त व्यंजन है। हाँ, ज्ञा वर्ड संयुक्त व्यंजन होता है। ये किन वर्णों से मिलकर बना है? ये जा प्लस या से मिलकर बना है। ज्ञा वर्ड जा प्लस या से बना है, हलंत जा प्लस चूली वाली या। तो ये 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? 6, तरग, ज्ञा। कौन कौन से? 6, तरग, ज्ञा और सिरा। अच्छा, तो 6 क्षेत्री बनता है का प्लस सा से, तिरा बनता है ता प्लस रा से, ज्ञा बनता है हलंत जा प्लस सा से, और सिरा बनता है सीटी वाला सा प्लस रा से। तो जो पहला वाला अक्षर है उन सब में हलंत लगाओगे। ठीक है, 4 संयुक्त वर्ड होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए, पता है तो बताओ। वर्ड ओआ, एक वर्ड है ओआ, इसका उच्चारण स्थान है। सर जो ओआ वर्ड है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? सर ओआ वर्ड दंत ओष्ठ से बोला जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैसे बोला जाता है? दंत ओष्ठ से। अच्छा मैं वो बताऊं, क्या कंठ तालु से कोई वर्ड है जो बोला जाता है? सर है, ए और आई, ये कंठ तालु से बोला जाता है। अच्छा सर, तो कंठ ओष्ठ से कोई वर्ड है जो बोला जाता है? ओ और औ, जो ओ और औ हैं ये कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। अच्छा, तो ओष्ठ से कौन बोले जाते हैं? पा वर्ग, पा फा बा भा मा, ये सभी वर्ड ओष्ठ से बोले जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बताइए, बताइए भैया अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए, तद्भव शब्द कौन सा है? सर षष्ठ, छत्र, छाया। क्या ये तद्भव है? नहीं, तद्भव है छाता।
तद्भव शब्द कौन है? सर छाता शब्द तद्भव है। अच्छा सर, तो हम तो रोज बताते हैं इसका तद्भव क्या है, इसका तत्सम क्या है। आज एक और होमवर्क ले जाइए, छाता का तत्सम बताना। छाता का तत्सम आप टाइप करोगे, आपका होमवर्क एक और हुआ। 127 प्रश्न, वीडियो खत्म हो तो बताना सर छाता का होमवर्क ये है, बाकायदा लिखना। मैं बताता हूँ आपको रोज तत्सम तद्भव। आज आपको 2 होमवर्क दे दिए, ठीक है। भेजोगे आप हमें कि छाता का सर, छाता का तत्सम क्या है, बताना आप। कमेंट जरूर किया करिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है। तो सर गंगा हिमालय से का मतलब है हिमालय से अलग होती है, और जहाँ पर से का मतलब अलग होना हो वहाँ पर कौन सा कारक है? सर वहाँ पर अपादान कारक है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रयार्थक है? बताओ। तो हमने बताया था प्रयार्थक क्रिया के 2 भेद हैं। पहले बताओ कौन सी क्रिया प्रयार्थक है, बताओ। सर इसका आंसर होगा, क्या होगा? जल्दी बताओ। बुलाना। आंसर सी, बुलाना प्रयार्थक क्रिया है। हमने बताया था प्रयार्थक क्रिया 2 प्रकार की, प्रथम प्रयार्थक और द्वितीय प्रयार्थक। अगर आप आना प्रत्यय लगा दो, आना प्रत्यय लगाने से बनती है प्रथम प्रयार्थक, और बाना प्रत्यय लगा दो तो बनती है द्वितीय प्रयार्थक। सर काहे में लगाओ? मूल क्रिया में। मूल क्रिया जैसे जो नॉर्मल क्रियाएं होती हैं, जैसे मैंने कहा बोलना। सर बोलना मूल क्रिया है। अब इसे प्रथम प्रयार्थक बनाओ तो बोलना का प्रथम आना प्रत्यय लगेगा तो होगा बुलाना, और द्वितीय प्रयार्थक में बाना प्रत्यय होगा तो लगेगा बुलवाना। तो बोलना का होता है बुलाना और बुलवाना। अब सर ये प्रयार्थक है, अगर पूछा जाए बुलाना कौन सी प्रयार्थक है, गहराई से प्रश्न पूछ दिया जाए, तब क्या करोगे? तो बताना है ये प्रयार्थक के साथ साथ ये इसमें प्रयार्थक का प्रथम प्रयार्थक रूप है बुलाना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा बताओ, जागना का बताओ। जागना का आप बताओगे? जागना का बताइए, बताइए भैया जागना का। जागना का प्रयार्थक बनाओ। सर जागना का होता है जगाना और जगवाना। अच्छा सीखना का क्या होगा? सीखना, सीखना का सिखाना और सिखवाना। वेरी गुड। सोना का क्या होगा? सुलाना और सुलवाना। बहुत बढ़िया। ये सोना यहाँ क्रिया है, गोल्ड से तात्पर्य नहीं है, सोना यहाँ वर्ब है। बहुत शानदार, अच्छा जवाब है। और आप दीजिए। काल से एक प्रश्न है, बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। मैं चला हूँ, वाक्य में कौन सा काल है? मैं चला हूँ या मैंने चल दिया है? सर जहाँ पर बात समाप्ति का बोध हो वहाँ पूर्ण वर्तमान होता है। अगर पूर्ण वर्तमान ना हो तो वही वाक्य आसन्न भूत कहलाता है। कौन सा वाक्य? आसन्न भूत। ठीक है। पूर्ण भूत क्या होता है? वह पढ़ चुका था, उसने वह खाना खा चुका था, ये पूर्ण भूत है। ठीक है। वह काम करता था, ये सामान्य भूत है। वह काम करता है, यह सामान्य वर्तमान है। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए तिरस्कार सूचक अव्यय है। कौन सा अव्यय है जो तिरस्कार सूचक है, जो लोगों की अवहेलना करता है, बुराई करता है, लोगों को नीचा दिखाता है? तो कौन सा अव्यय है जो तिरस्कार सूचक है? सर कहते हैं छी कितना बुरा आदमी है, तिरस्कार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, छी ये कितना गंदा लगता है। तो जो छी शब्द है ये तिरस्कार सूचक है। कौन सा है? तिरस्कार सूचक।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। आ और बड़ा आ के बाद ई और बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं। ये दोनों मिलकर ए बनाते हैं तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? सर, इस परिवर्तन को गुण स्वर संधि कहते हैं या गुण संधि। अच्छा बताओ, संधि के कितने भेद होते हैं? सर, 3 भेद। कौन कौन से? सर, स्वर संधि, हाँ सर, व्यंजन संधि, हाँ, और एक होती है विसर्ग संधि। अच्छा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन से? सर, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद। और सर, व्यंजन संधि और विसर्ग के भेद होते हैं? नहीं, व्यंजन और विसर्ग के भेद होते ही नहीं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए शब्द होगा। जिसे बुलाया ना गया हो, सर क्या होगा इसका जवाब? जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत है। जिसे बुलाया ना गया हो वो क्या है? सर, वो तो अनाहूत है। अच्छा, तो जिसे बुलाया गया हो वो क्या है? वो आहूत है। अच्छा, जिसकी आने की तिथि निश्चित हो उसे क्या कहेंगे? वह अतिथि है। और अज्ञात का मतलब क्या है? जो ज्ञात ना हो वह अज्ञात है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जो ज्ञात ना हो वह अज्ञात है। चलिए आगे, आगे प्रश्न बताइए। ऋषि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ये जो शब्द ऋषि है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ऋषि का जो विपरीतार्थक शब्द है वह होता है संसारी। ऋषि का विपरीतार्थक शब्द है संसारी। अच्छा, ऋषि का विपरीतार्थक शब्द संसारी कैसे है? बताता हूं। देखो कैसे है। देखो, ऋषि का मतलब है, ऋषि वह आदमी को कहते। ऋषि की डेफिनेशन क्या है? ऋषि वह आदमी है जो, कौन? जो मोह माया संसार से दूर हो, वो ऋषि है। और जो संसार में लिप्त हो वो ऋषि नहीं है। तो ऋषि का विपरीत होगा संसारी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, एक और बेहतरीन प्रश्न है। तिमिर का पर्यायवाची शब्द बताइए। ये जो तिमिर लिखा है ना, तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताओ। सर, तिमिर मीन्स होता है अंधेरा। तिमिर मीन्स तमस, तम, तिमिर अंधकार। तो तिमिर किसका पर्यायवाची है? सर, अंधकार का पर्यायवाची है। कौन? तिमिर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। अच्छा ठीक है सर, रात्रि मत कर देना। बहुत लोग तिमिर मीन्स रात करेंगे। रात और अंधकार में अंतर है। रात के पर्यायवाची होते हैं रात्रि, है ना। रात्रि अलग बात है, रात अलग बात है, निशा रात्रि, और अंधकार अंधेरा अलग बात है। चलो बताओ, एक और बेहतरीन प्रश्न। लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ क्या है? लंगोटी से तात्पर्य है कम वस्त्र होना। लंगोटी में कम वस्त्र होता है। तो लंगोटी में फाग खेलने का मतलब है जब कोई आदमी बहुत खुशी में हो, आनंद में हो। और तो लंगोटी में, लंगोटी का मतलब है कम, आपके पास कम वस्त्र, मतलब दरिद्रता में आनंद मनाना। आपके पास गरीबी है फिर भी खुश हो, लंगोटी में फाग खेलना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न, और अगला प्रश्न है, इसका जवाब देना है। बताइए। माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। बताइए कौन सा सही है?
माला फेरत जुग भया फिर ना मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का फेर। सर इसमें यमक अलंकार है। यमक सर कैसे? सर ये लाइनें कबीरदास जी ने लिखी हैं। इसमें है माला फेरत जुग भया, यहाँ पे मन का फेर 2 बार आया है। मन का, ठीक है, मन का फेर, इन दोनों के अर्थ अलग हैं। सर कैसे? माला फेरत जुग भया, कबीरदास जी कहते हैं कि आदमी की फितरत ये है वो माला फेरता है और लंबे समय तक माला फेरता है। माला फेरता जुग भया, जुग मीन्स बहुत ज्यादा समय हो गया, फिर ना मन का फेर, लेकिन उसके मन नहीं फिरा, मन वही बदला है। मन बदला नहीं है, मन वैसा ही है। मान लो कुछ चोर है और माला फेरता है लेकिन कर चोर ही रहा है, तो माला फेरत जुग भया फिर ना मन का फेर, फिरा ना मन का फेर, मन नहीं फिरा है, उसका मन नहीं बदला है। इस मन को बदलो, माला को नहीं। कर का मन का डार दे, कर मीन्स हाथ, हाथ मन का डार दे, हाथ से मन, हाथ जो मन है ना, मन आपका जो ये काम करता है, इसको छोड़ दो, इस मन को छोड़ दो। और कौन सा वाला? मन का फेर, और इस मन को अपना लो, इस माला को छोड़ दो, इस मन को अपना लो। ठीक है, एक मन मीन्स क्या है? इस मन मीन्स है मन को घुमा लो, एक मन मीन्स है मन का विश्लेषण कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 2 अर्थ हैं। यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक। कबीरदास जी कहा कहते हैं माला फेरने से कुछ नहीं होता, अपना दिमाग फेरिए, मन फेरिए। बताइए जड़ का अर्थ क्या है? सर जड़ का अर्थ क्या होता है? तो जड़ का अर्थ होता है मूल। ठीक है, जड़ का अर्थ होता है कारण, जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बताइए एक और शानदार प्रश्न है और जवाब दीजिए। बताइए चिर और चीर का अर्थ है। सर चिर का अर्थ और चीर का अर्थ क्या है? सर चिर मीन्स होता है पुराना, और जो चीर है इस मीन्स होता है कपड़ा। चिर मीन्स पुराना, चीर मीन्स कपड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए एक और शानदार प्रश्न बताइए। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व मत कर देना, पहली बात तो द्वंद्व ऑप्शन ही में नहीं है। अगर द्वंद्व ऑप्शन में होता तो आप कर सकते थे, क्योंकि योजक चिन्ह द्वंद्व में आता है, लेकिन ये द्वंद्व नहीं है, ये द्वंद्व समास नहीं है। सर फिर कौन सा है? तो समास पहचानना है तो इसका क्या कर दो? सर इसका समास विग्रह कर दो। करो समास विग्रह। तो गोबर गणेश का मतलब है गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से बने गणेश। गोबर गणेश का मतलब क्या है? गोबर से बने गणेश। और से कहाँ पर आती है विभक्ति? से आती है या तो अपादान में या करण में। तो यहाँ पे से का मतलब है गोबर से गणेश, गोबर से मतलब गोबर के द्वारा बने, तो करण तत्पुरुष समास। कौन सा? करण। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और हमारा गद्यांश आ गया है 141 से 45। 5 प्रश्न मुफ्त के हैं, इनका रोज विश्लेषण करेंगे तभी एग्जाम में ये नंबर मिल पाएंगे। मैं पढ़ता हूं गद्यांश, आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनना। बताइए स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। हाँ, स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति युक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। जीवन का यह तथ्य व्यक्ति के आगे जीवन पर ही नहीं वरन जातीय व राष्ट्र पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों को
देशवासियों में जातीय गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन कर संदेश दिया था। अच्छा, चरखा आंदोलन और दांडी कूच इस दिशा में गांधी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति समाज अथवा राष्ट्र के उत्कर्ष को प्राप्त करता है। अच्छा बताओ, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? बताइए, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? बताइए सर, तिरस्कार में कौन सी संधि है? गद्दान से प्रश्न है। हाँ, तो तिरस्कार में कौन सी संधि है? सर, तिरस्कार में संधि होगी व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि है तिरस्कार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। हीन भावना में कौन सा समास है? बताइए, हीन भावना में कौन सा समास है? क्या आप बता पाओगे? बहुत बेहतरीन, द्वंद मत कर देना। हीन भावना में कौन सा समास है? हीन भावना में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। अच्छा सर, द्वंद्वी समास है हीन भावना। सर, इसमें द्वंद्व समास नहीं है, सर्च करना आप, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। हीन भावना एक पद विशेषण दूसरा विशेष है, योजक चिन्ह से कुछ नहीं होगा, कर्मधार समास है हीन भावना में। कौन सा समास है? कर्मधार। सर्च करना फिर बताना। उत्कर्ष का विलोम क्या है? सर, उत्कर्ष का विलोम क्या है? बताइए, उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? सर, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। क्या होता है उत्कर्ष का विलोम? अपकर्ष होता है। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। हमारा अगला प्रश्न बताइए, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। चलिए, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? स्वावलंबी, स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, बिना संकोच बोलने वाला। तो स्वावलंबी का अर्थ क्या है? स्वावलंबी का अर्थ है स्मरण करने योग्य। स्वावलंबी का क्या अर्थ है? स्मरण करने योग्य। चलिए, 145, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए, विदेशी शब्द कौन सा है? सर, जो दौरान शब्द है ये विदेशी शब्द है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलिए। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही, ध्यान से सुनिए, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही माँ घोर दुर्गंध रुद्र हो उठती श्वासा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए सर, यह मांस वगैरह की बात की गई है तो कौन सा है? घिनौनापन, बीभत्स रस है। जहाँ पर घिनौनेपन का भाव हो वहाँ बीभत्स रस है। ठीक है, और बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घिनौनापन। अच्छा, अद्भुत रस का स्थायी भाव भय, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक। चलिए, साकेत के रचयिता कौन है? जो साकेत महाकाव्य है इसके रचयिता कौन है? साकेत किसने लिखी है? सर, ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने। बहुत शानदार, जल्दी जल्दी बताइए। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आगे बताइए, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? सर, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? सर, ये आदि काल की है। और किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आखिरी प्रश्न गलत ना हो।
तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए हेम तरंगड़ी के लिए मिला था? हेम तरंगिणी के लिए। आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। बताइए आप, ये आखिरी प्रश्न था कि हमारा सेशन कैसा लगा और आपके 37 में से कितने प्रश्न हुए। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि टॉपिक वाइज हिंदी करनी है तो रात्रि 9 बजे आइए, मैं टॉपिक वाइज हिंदी करवा रहा हूं। सभी लोग जुड़िए। टेट, सुपर टेट, सी टेट, जूनियर असिस्टेंट BDO, लेखपाल पुलिस, किसी का भी एग्ज़ाम देना है, प्रश्न तो वहीं से आएगा। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।